यहाँ की आवाम है कितनी महफूज। नक्सलवाद का बढ़ा पांव या फिर आदिवासियों को मिली निजात। देखिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबर। MP छत्तीसगढ़ स्पेशल सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। तमन्ना के खिलाफ लामबंद हुए राजनीतिक दल, आज लोकसभा में आ सकता है निंदा प्रस्ताव। सेना अध्यक्ष के खुलासे से आफत में रक्षा मंत्रालय CBI को सौंपी जांच, गृह मंत्रालय ने मांगी लिखित में शिकायत। उत्तर प्रदेश में गुंडाराज से परेशान अखिलेश यादव ने किए IPS अफसरों के तबादले, कमल सक्सेना को बनाया गृह सचिव। और देर रात दिल्ली के अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन पर एक युवक की चाकू मारकर हत्या, BPO कंपनी में काम करता था युवक, हमलावर मौके से फरार। नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना और स्वागत है हमारा आज की पेशकश सुबह 9 बजे में। हम उन तमाम खबरों पर विचार विमर्श करेंगे जो कल सारा दिन खबरों में छाई रही और जो आज के अखबारों की सुर्खियां हैं, और साथ ही उन खबरों पर भी हम विचार करेंगे जो कल दिन भर भी छाई रहेंगी। और हमारे साथ इन तमाम खबरों पर विचार विमर्श के लिए यहाँ मौजूद है चैनल 1 एग्जीक्यूटिव एडिटर विपिन धूलिया जी, और साथ में है वरिष्ठ पत्रकार सुबोध मिश्रा। तो लगातार जिस तरह से खबरें छाई रही हैं आज के अखबारों में, तो सबसे पहली खबर जो आई वो थी 14 करोड़ की पेशकश, वो भी सेना अध्यक्ष को। यानी सेना अध्यक्ष जनरल VK सिंह के खुलासे से रक्षा मंत्रालय में हड़कंप मच गया है। रक्षा मंत्री AK एंटनी ने पूरे मामले की जांच CBI को सौंपने की सिफारिश की है। इस मामले पर संसद में भी जमकर हंगामा हुआ है। आर्मी चीफ जनरल VK सिंह ने खुलासा किया था कि उन्हें 14 करोड़ घूस देने की कोशिश की गई थी। तो लगातार सेना अध्यक्ष जनरल VK सिंह एक बार फिर सुर्खियों में है। पिछले दिनों अपनी उम्र में 1 साल के जोड़ घटाव को लेकर ये सीधे सरकार से भिड़ गए थे। इस बार आमने सामने तो नहीं, लेकिन उनके एक बयान ने सरकार की नींद जरूर हराम कर दी है। जनरल साहब की माने तो सेना अध्यक्ष के तौर पर उन्हें करोड़ों रुपए की घूस की पेशकश की गई। मेरे सामने सेना को 600 घटिया क्वालिटी की गाड़ियां खरीदने के लिए 14 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया था। इस प्रस्ताव के साथ घूस देने की बात कर रहे शख्स ने बताया था कि आप कोई पहले व्यक्ति नहीं हैं जिनके सामने ये प्रस्ताव रखा गया है। आपसे पहले भी लोग पैसे लेते रहे हैं और आपके बाद भी लेते रहेंगे। जनरल सिंह के बयान के बाद सरकार की मुश्किलें बढ़नी तय थीं, और ऐसा हुआ भी। संसद के अंदर और बाहर वो सीधे तौर पर विपक्ष के निशाने पर थी। We wanted the government to come forward, make a statement, because the army chief in his interview said he has informed already the defense minister. If so, what is the action taken by the defense minister and what the government has done about it so far? से डूब जाना चाहिए, क्योंकि यहां रिश्वतखोर और कालाबाजारी करने वाले, धोखाधड़ी करने वालों का इतना हिम्मत बढ़ गया है कि वो सीधा स्थल सेना प्रमुख को जाकर रिश्वत देने की पेशकश कर सकते हैं घटिया वाहन खरीदने के लिए। इससे शर्मनाक क्या हो सकता है। UPA सरकार का लगता है कि इकबाल खत्म हो गया। VK सिंह यही नहीं रुकते। उनके मुताबिक रिश्वत की बात करने वाला व्यक्ति कोई सिविलियन नहीं, बल्कि सेना से ही रिटायर्ड ऑफिसर है। सेना पहले ही इस कंपनी की 7000 गाड़ियां ऊंची कीमत में खरीद चुकी है। इससे ये साफ होता है कि किस तरह से सेना के लोग भ्रष्टाचार में शामिल हैं। सिंह की माने
तो उन्होंने फौरन इसकी सूचना AK एंटनी को दी। हैरानी की बात है कि इसकी जानकारी रक्षा मंत्रालय के पास होते हुए भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। यहां तक कि मंत्रालय से कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर नाराज VK सिंह ने सेना छोड़ने तक की बात कह दी थी। जनरल सिंह के इस गंभीर आरोप के बाद सरकार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं और उसके संतरियों को जवाब देते नहीं बन रहा। तो अभी तो पूरी तरह से सुनाई में उठाए तो क्या नहीं कह रहे, फिर जाके वो कन्वे होता है डिफेंस मिनिस्टर, फिर डिफेंस मिनिस्टर आएंगे कि क्या जवाब देंगे क्या नहीं जवाब देंगे। अब आवाज ही इतना शोरगुल हो रहा है, बात अपनी जो है वो हंगामा ज्यादा करते हैं और बात कम रखते हैं और बात सुनते भी नहीं तो क्या करते। कोई व्यक्ति सेना अध्यक्ष को रिश्वत देने की पेशकश करता है, इससे दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मसार बात और कोई नहीं हो सकती। और हम तो ये उम्मीद करते थे कि अगर सेना अध्यक्ष के पास ऐसा कोई व्यक्ति गया है, उनको उसके खिलाफ फौजदारी का मुकदमा दायर करना चाहिए था। इस घटना से साफ है कि अपने अनुशासन, शौर्य और पराक्रम के लिए दुनिया भर में खास पहचान रखने वाली भारतीय सेना के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि सियासत से अलग अपने हुक्मरान सेना की छवि को फिर से बेदाग करने के लिए क्या कदम उठाते हैं। न्यूज़ डेस्क, चैनल 1 न्यूज़। तो लगातार अब सेना में भी सौदेबाजी की बात आ रही है। यहाँ पर सामने सबसे बड़ी बात यह है कि सेना अध्यक्ष ने मीडिया के सामने डिफेंस के जो तमाम बातें होती हैं, जो सबसे पहले रक्षा मंत्रालय में जाकर के बताई जाती हैं, वो पहले मीडिया में जाकर क्यों बताई गई। सबसे बड़ी बात ये हमेशा कहा जाता है, डिफेंस की बातों को कभी मीडिया में खुलासा नहीं किया जाता है। जो मेरे ख्याल से हम इससे पहले देख लें कि तमाम अखबारों ने आज बड़ी सुर्खियों में इस खबर को छापा है और ये सबसे बड़ी खबर है आज की। और ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि फ़ौज के अंदर इस तरह का कोई विवाद, इस तरह का कोई घोटाले की बात सामने आई है। तो एक नज़र हम ज़रा सुर्खियों पर डाल लें तो ज़रा देखिए कि क्या क्या आज खास खबरें क्या क्या हैं। बिल्कुल, जिस तरह से दैनिक भास्कर में कहा गया है इसी खबर के बारे में कि CBI करेगी सेना प्रमुख के आरोपों की जांच और जनरल VK सिंह ने कहा 14 करोड़ घूस देने की हुई थी उन्हें पेशकश। तो लगातार सभी अखबारों में एक ही खबर है, सबसे बड़ी खबर कि सेना अध्यक्ष को घूस की पेशकश दी गई थी। और इसी खबर पर लगातार संसद के बाहर खड़े होकर के रक्षा मंत्री ये कहते हैं कि उन्हें ये बयान बेहद गंभीर लगा। और सबसे बड़ी बात यह भी कही गई कि CBI जांच के आदेश दिए जाएंगे। यानी तमाम अखबारों में सबसे बड़ी आती है जिस तरह से NVT में ये कहा गया कि घूस पर घमासान जारी होने वाला है अब, और अब लगातार UPA सरकार इन सवालों पर घिरेगी और तमाम लोगों की तरफ से लामबंद होते नजर आ रहे हैं सेना के तमाम मामलों पे। यानी सौदेबाजी का मामला है यहाँ पर, और अब जब नाम लग रहा है तो सेना के तमाम अधिकारियों पर लग रहा है। हर अखबार, हम हिंदी का अखबार लें या उर्दू का अखबार हमारे सामने है, इनकलाब द इनकलाब अखबार है, इसमें भी वही खबर बड़ी प्रोमिनेंटली छपी है। तो सारे अखबार लगभग देश के इस समय इस खबर से जो है, इस खबर पर पहली खबर है उनकी सबसे अहम खबर है। इस पर एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, एक चीज़ मैं इस पर ज़रा पीछे जाऊँगा कि ये डील है क्या। और 7000 गाड़ियाँ अगर खरीद दी गई हैं तो उस समय जनरल VK सिंह ने डिफेंस मिनिस्टर से क्या चर्चा की। क्या VK सिंह ने डिफेंस मिनिस्टर से कहा कि इसकी कोई जांच की जाए, या उन्होंने सीधे जाके उनको इन्फॉर्म कर दिया। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एक ऐसा डिफेंस मिनिस्टर शक के घेरे में है जिसको माना जाता है कि वो सबसे ईमानदार चेहरा है इस सरकार का, AK एंटनी। तो डिफेंस मिनिस्टर, और मैं सबसे पहले इनके ट्रैक रिकॉर्ड की बात करूँगा जनरल सिंह की, कि इन्होंने एक उम्र विवाद को लेकर बहुत लंबी लड़ाई लड़ी और पहली बार ये हुआ कि एक जनरल को सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा तक खटखटाना पड़ा। उसके बाद किसी तरह से सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद ये तय हुआ कि जनरल सिंह की जो उम्र दर्ज है उस हिसाब से वो रिटायर होंगे। अचानक उन्होंने एक धमाका कर दिया। और इसमें ये देखिए खास बात कि जनरल सिंह ने बड़े सुनियोजित ढंग से इन चीज़ों को सामने रखा है। मसलन उन्होंने एक हिंदू अखबार को अपना इंटरव्यू दिया। उसके बाद इन्होंने जिस चैनल को ये इंटरव्यू दिया पहला, वो कोई बहुत ही मतलब कि प्रोमिनेंट हिंदी बेल्ट का या मेन स्ट्रीम चैनल, उसको उस तरह से हम नहीं कहेंगे, हालांकि उसकी रीच बहुत ज़्यादा है इनाडू टीवी की, क्योंकि वो कई भाषाओं में है। तो उसने इनाडू टीवी को ये इंटरव्यू दिया, उसने एक हिंदी भाषी पत्रकार को इंटरव्यू दिया और हिंदी में ये इंटरव्यू दिया।
तो कहीं ना कहीं सिंह एक खास स्ट्रेटजी के तहत, खास रणनीति के तहत इस पूरे सरकार के साथ अपनी लड़ाई को, अपने स्कोर को सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं। और हो सकता है कि सिंह के जो चार्जेस हैं इनमें सच्चाई हो, और हो सकता है कि जो दलाल सिंह को मिला था, इस तरह के दलाल डिफेंस मिनिस्ट्री में अक्सर घूमते रहे हों, और रक्षा मंत्री के लिए ये जब तक कोई डील नहीं हुई है, जब तक कोई दलाली नहीं दी गई है, वो इतनी बड़ी चीज़ ना हो कि उसकी जांच की जाए। तो इन सारे मुद्दों पे अब देखना है कि आगे सीबीआई कहाँ किस नतीजे तक पहुँचती है, सीबीआई क्या जांच करती है। और जिस शख्स का नाम तेज सिंह का नाम आ रहा था इसमें, लेफ्टिनेंट जनरल का नाम, उसने आज साथ मुकर गए कि मेरी किसी डिफेंस डील में कभी कोई बातचीत नहीं हुई है। तो ये जो है बड़ा ही सरकार के लिए बड़ा संकट का सवाल बन गया है। तो इस पर मैं सुबोध मिश्रा जी से भी जानूंगा कि उनका क्या सोचना है। विपिन जी, ऐसा है कि रक्षा सौदे और उसमें दलाली जो है ये कोई नई बात नहीं है, और इस तरीके के मामले उठते रहे हैं। बल्कि आपको जानकारी होगी कि बोफर्स तो सौदा जो है इतना बड़ा बन गया था कि एक सरकार का उससे पतन तक हो गया। एक पूर्व प्रधानमंत्री जो है उन पर तरह तरीके के आक्षेप लगे, बाद में वो मतलब पूरी तरीके से सब बहुत जांच बिठाई गई, वो कहीं कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकी स्थिति। रही बात जो जनरल सिंह ने जो अभी आरोप लगाया है, वो उसमें थोड़ा सा जो है उतना दमदार उसे इसलिए नहीं कहा जा सकता उनके जो आरोप लगाए, क्योंकि वो सरकार के साथ हाल ही में जो है, जैसे आपने बताया कि उम्र विवाद को लेकर उसमें थे। तो अब ये होगा कि कोई वो हिसाब चुकता करने के लिए आरोप लगा रहे हैं, यानी जाते जाते जो है वो कोई हिसाब चुकता करने के लिए सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। दूसरी बात, जैसा आपने कहा कि जो हमारे रक्षा मंत्री हैं एंटनी, वो इस यूपीए सरकार का सबसे ईमानदार चेहरा है, और इसमें अभी तक कोई ये बात नहीं हुई है कि इसमें रक्षा मंत्री या किसी पॉलिटिशियन की कोई भूमिका है। ये सिंपल दलाल, बिचौलिए और रक्षा अधिकारियों के बीच की बात है। अब ये बात आगे जाके बताएगी कि इसमें कोई सुबोध जी, इसमें बात ये है कि ये एंटोनी को उसने सूचित किया और एंटोनी ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, ये जनरल सिंह का कहना है। हाँ, अब ये है तो यहाँ रक्षा मंत्री थोड़ा डिफेंसिव, आप कह रहे हैं कि थोड़ा डिफेंसिव रक्षा मंत्री जो हैं थोड़े इसमें मुसीबत में फंसते नजर आते हैं। पर ये सब जांच से पता चलेगा। उन्हें लिखित में शिकायत की थी, कब की थी, जांच का अनुरोध किया था, और अचानक जो है इस समय उनको ये इस तरीके का विस्फोटक बयान देने की क्या जरूरत आ पड़ी। और रक्षा मंत्री जो हैं, कई बार क्या होता है कि चूँकि अब ऐसा प्रतीत तो होता है कि वो एक ऑनेस्ट आदमी, कई बार प्रोसीजरल मैटर रहता है, उस संबंध में जो है मामला डिले हो जाता है, जांच तुरंत होनी चाहिए, नहीं होती, उतना गंभीर मामला नहीं लगता है। अभी आने वाला समय बताएगा। पर जैसा आपने बोला कि उनने अपने जो रक्षा प्रमुख हैं, थल सेनाध्यक्ष, उनने बड़े सुनियोजित तरीके से, जिसे कहा जाता है, लीक किया उसको, और उनका क्या इसके पीछे मकसद हो सकता है ये तो जांच के बाद पता चलेगा। रही बात जिस तरह से मीडिया के बारे में ये कहा जा रहा था कि मीडिया में नहीं आती हैं डिफेंस की खबरें, सबसे पहले लगातार अगर रक्षा मंत्रालय को इसकी खबर ना हो और उससे पहले ही डिफेंस की सारी खबरें बाहर लीक कर दी जाए, तो कहीं ना कहीं हमारी सेना की तरफ से ये गड़बड़ी की बात आती है कि कहीं ना कहीं ये बाहर खबरें जा रही हैं, किस तरह से जा रही हैं। और लगातार जिस तरह से सीबीआई के तरफ से जांच की बात कही गई और उससे पहले उम्र विवाद में फंसते नजर आए, तो कहीं ना कहीं ऐसे नहीं लगता कि बदला लेना चाहते हैं वीके सिंह यहाँ पर? मतलब ये है कि एक आम आदमी या जो कम से कम सरकार है वो उसको ये डायरेक्टली तो नहीं कहेगी कि भाई अभी वर्तमान सेना अध्यक्ष हैं और वो नहीं चाहेगी कि इस तरीके का विवाद खड़ा हो जिसके कुछ नए विस्फोटक नतीजे निकलें और समस्या खड़ी हो। पर ये तो तय बात है कि आपने अभी देखा होगा कुछ कांग्रेस नेताओं की जो रिएक्शन थी, वो भी चाहते हैं कि इस मामले की जो है गंभीरता जांच हो, और वो इस बात से पूरी तरीके से वाकिफ़ हैं और इकरार रखते हैं कि जो हमारा रक्षा मंत्री है वो इससे कहीं दूर दूर तक इसका संबंध नहीं। रही बात जिस अधिकारी पे जनरल ने आरोप लगाया है, रिटायर्ड जनरल मिस्टर सिंह है, तेजिंदर सिंह, उन पे जो आरोप लगाया है, उनने तो यहाँ तक धमकी दी है कि मैं इसके खिलाफ इसको जो है अदालत तक इस मामले को ले जाऊंगा, और मेरे ऊपर जो है जो लांछन लगाया गया, मैं तो कभी उनसे मिला ही नहीं। तो अब ये देखिए क्या होता है। जनरल
सीधे सीधे लॉबिंग का आरोप लगाया गया है। एक तरह से यहाँ पर बात कही जा रही है कि सेना के तमाम अधिकारियों में से जो पहले भी लेते आए हैं घूस और अब आगे भी लेते रहेंगे, इस तरह से अधिकारियों ने उनसे साफ तौर पर जब पेशकश की तब बात कही थी, ऐसा उनका कहना है। और जब यहाँ बात आई तब उन्होंने ये भी कहा कि मैंने AK एंटनी जी को बता दी थी ये तमाम बातें, उनको जानकारी दे दी थी, फिर भी ये बात आगे नहीं आ पाई। यानी कि कहीं ना कहीं पीछे से ही ये बात को छुपाया गया। और अब जब वो VK सिंह खुद ही बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर इसमें एक बात और भी है कि ये जो जनरल VK सिंह का जो पूरा एपिसोड है, ये एक कमज़ोर सरकार, एक देश के अंदर एक कमज़ोर सरकार है जिसके सामने एक जनरल जो है इस तरह से खड़ा हो जाता है। क्योंकि अतीत में हमने देखा कि जब भी एक बार मिसेस इंदिरा गांधी मानेक शॉ के कुछ डिफरेंसेस हुए थे, मानेक शॉ को मिसेस गांधी ने उनकी जगह बता दी थी। इसके बाद जॉर्ज फर्नांडिस ने नेवल चीफ को हटा दिया था। उसके बाद एक बार SK सिन्हा थे जिनको जनरल बनना था, उनको सुपरसीड करके जनरल बैद्या को बना दिया गया था। तो ऐसा हुआ है कई बार कि किसी जनरल को नाराज़ किया है सरकार ने, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि उस जनरल ने जो है इस तरह से पलटवार किया हो सरकार पर, जिस तरह जनरल सिंह आज कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं कि उनकी उम्र के विवाद को लेकर कोर्ट तक जाना, सरकार को सफाई देना, सरकार एक जनरल से इस तरह जो निपटने की जो प्रोसेस थी, जो प्रक्रिया थी, वो मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री में एक फ़ौज को इतनी ज़्यादा आज़ादी है कि वो जो है एक सरकार से इस तरह टकराव ले। दूसरी बात, मैं उसका देख रहा था ये एक बयान अभी मनीष तिवारी का, कांग्रेस का, कि उनको अगर जनरल को ये पता चला कि उसको कोई दलाल उनके कॉन्टैक्ट कर रहा है तो उनको FIR कोई दर्ज करनी चाहिए थी। उनको ये मालूम होना चाहिए कि फ़ौज में ये नहीं होता। एक फ़ौज का जनरल अगर उसको कोई कांटेक्ट करेगा तो वो उसका जो हेड है, उसका जो इमीडिएट जिसको रिपोर्ट करता है वो डिफेंस मिनिस्टर है, वो डिफेंस मिनिस्टर से ही शिकायत करेगा, वो किसी थाने में जाके कोई FIR लॉन्च नहीं करेगा। ये इतना इग्नोरेंस एक रूलिंग पार्टी में। सर सुबोध जी, मैं इस बात पे कंक्लूजन चाहना चाहूंगी आप। हाँ, मैं जैसे विपिन जी ने कहा, ये विपिन जी ने एक बड़ी जिसे कहते हैं कि बड़ी मार्के की बात कही, उसे मार्के की बात कहेंगे कि चूंकि सरकार जो ये वर्तमान सरकार है वो उतनी मतलब ये है कि बड़ी शेखी नज़र आ रही है, उस पर हर चौतरफा हर इशू को लेके हमले हो रहे हैं। तो उस स्थिति में एक जनरल लास्ट ऐसा लगता है कि आखिरी खड़ा हुआ व्यक्ति और वो सीधे अटैक करे। जैसे उन्होंने बताया कि पहले मानेक शॉ था, उनको भी उनकी जगह बड़े सम्मानीय हमारे सेनाध्यक्ष थे, फील्ड मार्शल थे। इसी तरीके से जो है सिन्हा को उनकी सही उचित जगह दिखाई गई। पर इस समय जो सरकार पर अटैक है, मैं विपिन जी की बात से सहमत हूँ कि चूँकि सरकार जो है उसके पाए कमज़ोर हो गए हैं, उसका बेस जो है उतना नहीं है, तो उस पर अटैक जिस तरीके से चल रहा है ये मतलब उसका ये कह सकते हैं कि फ़ायदा उठाया जा रहा है, या उस जो कमज़ोर सरकार है उस पर ये एक और प्रहार है। बिल्कुल, जिस तरह से लगातार सरकार को घेरा जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा और भी गरमाएगा और CBI की जांच के आदेश देने की भी बात कही गई है। यहाँ पर AK एंटनी की तरफ से भी जवाबदेही यहाँ पर बन जाती है और फिलहाल जांच के आदेश दे दिए हैं बिल्कुल। और यहाँ पर सवालों के घेरे में रक्षा मंत्रालय जितना है उतना ही सेना को भी रखा जा सकता है। लेकिन अब हम बढ़ेंगे दूसरी खबर की ओर। जिस तरह से कल संसद में एक बयान जो सोमवार के दिन लगातार इतना ज्यादा गरमाया हुआ था, एक ऐसा बयान जिसे सांसदों ने अपना अपमान बताया, आज इसे लेकर निंदा प्रस्ताव लाने की बात भी कही जा सकती है। यानी कि अन्ना हजारे की तरफ से जो 25 मार्च को बैठे थे वो अनशन पर, और उस दिन उन्होंने उनकी तरफ से जिस तरह के बयान आए और मनीष सिसोदिया ने जिस तरह का बयान दिया कि चोर की दाढ़ी में तिनका, तो शरद यादव ने इसे अपने लिए एक अपमानजनक बात कही। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि अन्ना हजारे ने उतने आंदोलन नहीं किए होंगे भ्रष्टाचार के खिलाफ जितना मैंने किया है, मैं जेल तक गया हूं, वो कहीं नहीं गए हैं, अभी तक सिर्फ वो बाहर ही खड़े इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, बाकी सिर्फ आंदोलन की बात कही जा रही थी लगातार। तो इस बात पर विपिन जी आप क्या कहना चाहेंगे? लगातार संसद बहुत गरमा रही है, सांसदों में बहुत ज्यादा चुटकी भर ली गई है। देखिए, संसद को समझना चाहिए कि पूरा देश देखता है इनको पेपर्स फाड़ते हुए, पूरा देश देखता है इनको नोट फहराते हुए संसद के अंदर, पूरा देश इनको देखता है एक दूसरे को गाली गलौज करते हुए, पूरा देश देखता है इनको एक दूसरे पे बहुत ही घटिया किस्म के हमले करते हुए। और एक आदमी ने एक मंच से एक मुहावरा बोल दिया, उसने चोर नहीं कहा शरद यादव को, चोर की दाढ़ी में तिनका कोई ये नहीं कि आप चोर हैं, एक मुहावरा है ये, सीधे सीधे चोर। मतलब हम कहें कि 9 दिन चले 2.5 कोस, तो इसका मतलब नहीं कि 9 दिन चला था आदमी, तो एक मुहावरे का इस्तेमाल किया गया
और इससे भी बहुत घटिया स्तर की भाषा इस पार्लियामेंट के अंदर अब तो लाइव देखते हैं लोग, और लोगों को घृणा हो चुकी है इनसे। और ये जो है एक इस मुद्दे पे पूरी संसद का एकजुट हो जाना कि चोर की दाढ़ी में तिनका कैसे कह दिया, और तमाम चैनल्स कह रहे हैं कि हम इससे एग्री नहीं करते। अरे एग्री, आप तो 2 चैनल्स को मैं देख रहा था, कह रहे थे कि उन्होंने ये बात जरूर कही, लेकिन चैनल इस बात से कभी एग्री नहीं करता। क्या आप राहुल गांधी के हर बयान से एग्री करते हैं? आप क्या अपोजिशन के हर बयान से एग्री करते हैं? तो ये चैनल्स का भी एक पतन है कि आप जो है इस तरह की बात। लेकिन जो भी हुआ अन्ना की मीटिंग में, पहली बार ये हुआ कि अपोजिशन बीजेपी को लग रहा था कि अन्ना के आंदोलन का वो अगले चुनाव में फ़ायदा उठाएंगे, और कुछ हद तक इनको फ़ायदा मिला पिछले चुनावों में। तो अचानक जब ये हुआ कि हर पॉलिटिकल पार्टी पे जब अन्ना ने निशाना साध दिया, अन्ना की टीम ने निशाना साध दिया, तो ये सारे के सारे एकजुट हो गए। और कौन कह सकता है कि 150 लोगों के ऊपर चार्ज नहीं है? ये कहाँ की बात हो गई कि हम कहें कि 150 क्रिमिनल्स इस पार्लियामेंट में हैं तो हमारा संसद से कोई विश्वास नहीं है? संसद के इंस्टीट्यूशन पर सबको विश्वास है, लेकिन सवाल है कि उस संसद में कौन लोग इस संसद को चलाएंगे, इस पर विवाद है, इस पर मतभेद है। तो ये जो मैसेज दे रहे हैं, अगर ये लाते हैं इसको, तो मुझको लगता है कि जनता से ये और कटेंगे, और ये कहीं ना कहीं ये सारे के सारे लोग एक मंच पर खड़े होंगे, जो मंच जो है भ्रष्टाचार का मंच होगा, और भ्रष्टाचारियों का जमघट एक साथ होगा, और वो जनता के एक आंदोलन से अपने को के टारगेट पे होंगे। ये मुझे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ विपिन जी, साफ तौर पर जब अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये बयान आया कि उनके पास एक पूरी लिस्ट है, जो संसद में इस वक्त बैठे हैं उनमें ऐसी लिस्ट है, 14 तो ऐसे अपराधी हैं जिनके खिलाफ FIR दर्ज करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, जो इस वक्त बैठे हुए हैं, और करीब 162 से भी ज्यादा ऐसों की लिस्ट थी जिनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए जा चुके हैं। तो जब उस मंच पर खड़े थे अरविंद केजरीवाल और तमाम टीम अन्ना के सदस्य, उन लोगों ने बहुत ज्यादा बड़े शब्दों में नहीं कहा, सिर्फ थोड़े से शब्दों में कहा कि कहीं ना कहीं सरकार की यहाँ पर गलती है, भ्रष्टाचार का जो एक शुरुआत होती है वो सरकार से ही हो रही है, यहाँ पर तमाम घोटालों के मामले सरकार पर लगते आए हैं। तो कहीं ना कहीं अब जब संसद गिरती नजर आ रही है और जब सांसदों को ये बात चुभ गई है, तो क्या लगता है कि अब किस तरह है कि जिस तरह से निंदा प्रस्ताव लाने की बात कही जा रही है, तो क्या कुछ हो सकता है इस मामले पर? देखिए, मेरा इस बारे में सोचना बड़ा स्पष्ट है कि अन्ना टीम के सदस्य केजरीवाल, सिसोदिया, इन लोगों ने जो आरोप लगाए, उस तरीके का आरोप जो हैं, चूंकि नेता लोग इसलिए आहत हैं कि आम जनता में धारणा होती जा रही है कि जो हमारा जो प्रतिनिधि है वो जनसेवक के बजाय जो है वो उसका अपने हित साधने में रहता है, पैसा कमाना, हर तरीके के भ्रष्टाचार उसमें लिप्त है। ये जनता में एक आम धारणा है। आप आज सड़क पे किसी से कहिए कि ये नेता हैं, तो ये मान लिया जाता है, उसका अर्थ ये लगा लिया था चोर हैं। इसको एक मंच से कहा गया। अब ये कह सकते हैं कि आम आदमी जो बोलता है उसको एक खड़े होकर मंच से बोला गया, पर इसमें भी सच्चाई, मतलब ये भी एक विवाद का विषय हो सकता है कि आफ्टरऑल इसी जनता ने जो उनको छोड़ कर, इसी जनता ने उनको वहाँ इलेक्ट करके भेजा है, और उनके खिलाफ कोई आरोप हैं, तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ कि नाम लेके आरोप लगाना जहाँ तक जो है उचित नहीं है, अनलेस कि आप उसको प्रूव करते हैं। आप अगर उसको प्रूव करें और कोई जैसे कहते हैं कि कानूनी संस्था इस बात को साबित करे कि भाई ये अपराधी, तब तक वो अपराधी नहीं है। नाम लेके कहना, उन पे आरोप लगाना जो है ये अपने तरीके से उचित नहीं था। पर यहाँ ये बात भी सच है, जैसे मैंने आपसे बोला, कि आम जनता में इन नेताओं की कारगुजारियों से उनकी छवि इतनी नीचे चली गई है कि मंच से अगर उनके खिलाफ सख्त से सख्त लहजे में जो बातें बोली जाएंगी, जनता उससे सहमत होती नजर आएगी। अब ये पॉलिटिशियन को देखना है कि अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए वो लोग क्या करते हैं। और जैसा विपिन जी ने कहा, मैं उससे पूरी तरीके से सहमत हूँ। जितना ये पिछली बार भी आपने देखा था, अब उससे आपने ये देखा हो कांग्रेस के तेवर थोड़े बदल गए हैं। पिछली बार आपने देखा था कि अन्ना की टीम के हर सदस्य के ऊपर छोटी छोटी सी बातों को लेके जो है पूरे कांग्रेस ऐसा लगता था कि राशन पानी लेके चढ़ गई थी, एकदम उन पर अटैक शुरू हो गए थे। सुबोध जी, एक बार यहाँ पे कहूँगा आपसे कि आप ये देखिए कि लालू यादव जिस तरह के हमले अन्ना पे कर रहे हैं लगातार, ब्लो द बेल्ट, जिस तरह शरद यादव एक हाउस में कह देता है कि अगर महिला आरक्षण बिल आ जाएगा तो इस देश की परकटी महिलाएं संसद के अंदर आ जाएंगी। ये 1 लाख से ज्यादा महिला होंगी, उनका अपमान ये आदमी जो है संसद में करते हैं, और इनके खिलाफ एक सेंटेंस बोल दिया गया, तो ये अवमानना हो गई अब संसद की, अवमानना हो गई। नहीं, यहाँ मेरा आपसे विपिन जी ये कहना है, जो आपने महिला वाला इशू उठाया, सब दल पिछले काफ़ी समय से आपने देखा कि 33% आरक्षण का जो है अपनी विधानसभाओं और लोकसभा के अंदर वो चलता रहा, कभी सफल नहीं हो पाया। ये वही नेता हैं जो इस बात का विरोध करते रहे कि किसी तरीके से आरक्षण किसी न किसी उस पर जो है कि इसमें आप
आरक्षण के भीतर आरक्षण करिए, सब करिए। और इनकी जो राज्यों में सरकारें बनती रही हैं, इवन मतलब पूरे उत्तर भारत में आप देखिए और अमूमन हर राज्य के अंदर देखिए, आप देखेंगे नई नई जो सरकारें बन रही हैं उनको आपको एकाध महिला चेहरा नजर आता है, कई बार तो वो भी नजर नहीं आता। इसे सर वोट बैंक की राजनीति के रूप में भी देखा जाता है। लगातार आरक्षण की बात कही जाती है, कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों की बात कही जाती है, मेरा कहना हम लोग इशू से थोड़ा हट रहे हैं। मेरा कहना यह है कि जो इनकी क्रेडिबिलिटी है इनको साबित करनी है आम जनता के बीच में, जो इनकी छवि बनी, जैसे विपिन जी कह रहे हैं, आम जनता के बीच उनकी छवि है वो इतनी खराब है कि अगर इनने निंदा प्रस्ताव इस तरीके से काउंटर अटैक करने की कोशिश की, मेरा मानना यह है कि ये उल्टे इनके ऊपर भारी पड़ सकता है। इसका इनको इसलिए यह है कि जो भी सवाल उठाए गए हैं उस पर तर्कसंगत जवाब दीजिए, उसकी जांच, जहां तक जांच की बात है जांच करिए। और ये तो इन लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि एक लोकतंत्र के ढांचे के बीच बैठे हुए हैं, उसके तहत रह के जो ये डिफेंड कर रहे हैं। अगर दूसरे देशों में आपने देखा इस तरीके के लोगों ने उखाड़ के फेंक दिया, तो इनको ये है, पर उसकी भी एक सीमा है। बिल्कुल, जिस तरह से सुबोध जी लगातार नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं निंदा प्रस्ताव के जरिए वो अन्ना हजारे पर ही नहीं, अन्ना हजारे ने तो साफ तौर पर ये कह दिया कि उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कुछ भी कहा जा सकता है। लेकिन जिस तरह से मंच पर एक बात कही गई थी और ये बात कहा जाता है कि हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है, हम अपने भाषण के जरिए हम बता रहे हैं, अपनी मनस्थिति बता रहे हैं, लोगों के तमाम जानकारी दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात साफ तौर पर सामने आ जाती है कि एक अधिकार को हनन करने की बात आ रही है यहाँ पर। और सांसद कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहे हैं, वो कहते हैं कि उनका अपमान हुआ है और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि उन्होंने सिर्फ जानकारी दी है भ्रष्टाचार के खिलाफ। देखिए, ऐसा है कि आपने देखा कि जो सांसद होते हैं हमेशा अपने संसदीय अधिकार, विशेषाधिकारियों का आड़ लेके जो है, जो भी उन पर अटैक हो रहा है, जहां उनको लगता है कि वो डिफेंसिव पे आ गए, रक्षात्मक आ गए हैं, वो इस तरीके के अधिकारों की, हमारा संसद सुप्रीम है, संसद जो है शीर्ष है, सांसद लोग हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं, पर ये आड़ लेने से जनता कन्विंस होने वाली नहीं है, ऐसा मेरे को आभास होता है। उसके लिए इनको बहुत जैसे केजरीवाल ने एक बात कही कि एक फिल्म में कहा गया कि एक डकैत कहता है कि चंबल में जो है बागी होते हैं, डकैत तो संसद में होते हैं, और पूरे हॉल में तालियां बजती हैं इस पे। तो ये हालत हो गई आज, अब क्या बताएं। जनता के बीच में इनका इंप्रेशन इतना खराब, इनका जो इनकी छवि है वो तो होगी। इस छवि को बनाने के लिए इनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अदरवाइज आज निंदा प्रस्ताव ये पारित कर देंगे, कल जो है जो जनता की संसद है उसके बीच में जो इनकी जो स्थिति होगी वो बहुत भारी पड़ेगी। और इसलिए आप देख रहे हैं कि सब लोग, आप उसको ये नहीं कहेंगे सब लोग यूनाइट हो गए हैं, सबको लगने लगा है कि पहले तो ये लग रहा था कि ये किसी का क्रिएशन है, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का, पर अब सभी लोगों को, इसलिए अब ये भी देखना है कि ये लड़ाई, ये मंच कितनी आगे ले जाता है। बिल्कुल, लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते आए हैं एक वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता हैं अन्ना हजारे, और यहाँ पर जब लड़ाई हो ही रही है तो अब तमाम सांसद एक तरफ हो गए हैं और टीम अन्ना एक तरफ हो गई है, तो कहीं ना कहीं ये लड़ाई और भी बढ़ेगी। लेकिन एक बात यहाँ पर साफ तौर पे कही गई थी कि 2014 के जो चुनाव होंगे, लोकसभा चुनाव होंगे, उनके लिए लगातार जो दिशा निर्देश तय किया जाएगा, जो दिशा तय करेंगे उन चुनावों की, वो ये आंदोलन करेगा। जिस तरह से लगातार बातें आई थी और अब तमाम जो निष्कर्ष निकलता है यहाँ पर, वो तमाम बातों को कहीं ना कहीं निर्णायक ढंग से नहीं ले पा रहा है। देखिए, मैं एक आखिरी चीज कहना चाहूंगा आपसे। मेरा सिंपल कहना यह है कि अन्ना मंच को ये इस बात का, ठीक से अन्ना टीम को इस बात का पूरी तरीके से आभास हो गया, यकीन हो गया है, क्यों किसी पे दबाव डाल के, इस संसद में दबाव डाल के अपना कोई काम नहीं करवा सकते। उनके पसंद का ना जन लोकपाल आएगा, ना कोई कानून आएगा। अल्टीमेटली अगर आपको फाइट करनी है तो खुद आपको मंच को एक सशक्त राजनीतिक रूप देना पड़ेगा, और आप इससे बेहतर विकल्प देते हैं, यही आने वाला समय आपको बताएगा कि आप दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। और जनता के पास स्पष्ट वो होगा कि इन लोगों को चुना जाए कि इन लोगों को चुना जाए। ये जनता ही तय करेगी कि किस तरह से और किस तरफ का रुख होना चाहिए। और फिलहाल हम तमाम अखबारों की सुर्खियों पर नजर डाल लेते हैं। यहाँ पर टाइम्स ऑफ इंडिया है हमारे सामने, उसमें सुर्खियों में सबसे बड़ी खबर यही है, आर्मी चीफ ओपन्स न्यू फ्रंट विद गवर्नमेंट, सेज ही वाज ऑफर्ड ब्राइब। यानी साफ तौर पर जो 14 करोड़ की पेशकश की बात कही गई थी उस पर खबर है। और यहाँ पर सीबीआई के ऑर्डर की बात कही जा रही है, एंटनी ऑर्डर सीबीआई प्रॉब इनटू ₹14 करोड़ क्लेम्स। यानी कि यहाँ पर सबसे बड़ी खबर आर्मी की तरफ से आ रही है, जो लगातार तमाम खबरों में कल सारा दिन छाई रही, संसद का एक हिस्सा बनी और फिर से अखबारों का आज भी हिस्सा है। और वहीं दूसरी खबर है, टेलीनॉर क्लेम्स $14 बिलियन डैमेजेस फ्रॉम सेंटर। यानी कि जो टेलीनॉर कंपनी है, जो 2G मामले में उसका लाइसेंस रद्द किया गया, उस पर उसने $14 बिलियन डैमेजेस की मांग की गई है यहाँ पर। और वहीं पीएम एश्योर्स नॉर्वे ऑफ फेयर सोल्यूशन,
यहाँ पर बात भी आ रही है कि नॉर्वे पे जो जो बच्चों का मामला था उस पर भी एक अच्छा समाधान निकलने की उम्मीदें लगाई गई हैं यहाँ पर। एक्चुअली वो एक बिल्कुल बच्चे वाला अलग इशू है, लेकिन ये टेलीनॉर वाला क्लेम है जो एक बड़ा अहम सवाल है और सुबोध जी इस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। मेरा मानना यह है कि प्रधानमंत्री का ये आश्वासन देना, उसके पीछे एक बहुत उसकी बड़ी वजह है कि जो निवेश है, जो FDI है वो है, अगर इस तरीके से एक कंपनी को लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है, क्योंकि उसका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो प्रोटेक्शन की जो है वो सरकार गारंटी देती है, जिस देश में भी होता है उसका वो गारंटर होता है। पर चूंकि यहाँ एक अदालत ने उस सौदे को जो है, जो हुआ था 2G में जिन लोगों को लाइसेंस दिया गया तो उसको कैंसिल किया है, तो जाहिर तौर पर इसकी जिम्मेदारी सरकार की बनती है। जैसा कि उस कंपनी का कहना है कि भाई सरकार जो हमने निवेश किया है उसको आपने गारंटी दी थी और वो आपकी नीति के कारण अगर वो हमारा निवेश डूबता है तो अल्टीमेटली आपको उसको रिफंड करना पड़ेगा। पर चूंकि ये राशि बहुत बड़ी 70,000 करोड़ रुपए की राशि है, बन रही है और जो पैसे की डैमेजेस की बात कही जा रही है वो अब लगातार क्लेम किया जाएगा उन तमाम कंपनियों की तरफ से। लेकिन फिलहाल समय की बहुत ज्यादा कमी है हमारे पास, हम यहाँ पर इस पर बहुत ज्यादा इस विवाद पर बात कर सकते हैं क्योंकि 2G मामला बहुत बड़ा घोटाला कहा जा सकता है। यहाँ पर 1,76,000 करोड़ बहुत बड़ी बात है और तमाम आरोपियों पर भी बहुत सारी बातचीत की जा सकती है यहाँ पर। लेकिन तमाम अखबारों में आज जो सुर्खियां बनी हैं वो टीमन्ना का बयान है जो सांसदों की तरफ से अपमान माना गया, और दूसरी जो सबसे बड़ी खबर यहाँ पर थी वो जनरल VK सिंह की खबर थी, जिन्होंने कहा था कि उन्हें 14 करोड़ की पेशकश की गई और जिस पर AK एंटनी की तरफ से आदेश दिया गया है कि CBI की जांच बैठाई जाए। तो तमाम जो पक्ष और विपक्ष है संसद में वो भी इस बात पर अड़े हुए हैं कि इस पर जवाबदेही बनती है रक्षा मंत्रालय की तरफ से। तो कहीं ना कहीं अब जब हंगामा लगातार हो रहा है तो संसद का जो बजट सत्र है वो और भी गर्माएगा। तो फिलहाल सुबह 9 बजे में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, लेकिन चैनल 1 न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। चोरी हो या डकैती, लूट हो या फिरौती, बलात्कार हो या हत्या या फिर हो आत्महत्या, पुलिसिया फाइलों में दबी हर वारदात की होगी निगहबानी, क्योंकि हर जुर्म की होती है एक कहानी। देखिए जुर्म की दास्तां रात 11 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर।